अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए लागू किया गया। इधर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुए हैं जहां पुलिस द्वारा उत्पीड़न हुआ, अपराधियों द्वारा उत्पीड़न हुआ और कई हत्याएं। निर्वाचित करने वाले मतदाता की भी परीक्षा होती है कि वह अपना हित देखे और ऐसे अच्छे व्यक्ति को निर्वाचित करे कि जो उसकी बात। मेरा मानना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधि शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन करने में फेल किया है और जिस तरह से लॉ कॉलेजेस खोले गए हैं वहां पे गुणवत्ता विहीन है, जो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, अभी बार काउंसिल का जो है वो चुनाव होने वाले हैं। उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ अमरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। आपको बता दें कि अमरेंद्र नाथ सिंह जी इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं। बार काउंसिल से जो है वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं बार काउंसिल के चुनाव पर और जानते हैं कि क्या समस्याएं वो अभी अधिवक्ताओं की देखते हैं और किन विषयों पे चुनाव लड़ेंगे और इनके क्या रहेंगे मुद्दे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम इसी पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें आप अधिवक्ताओं की क्या समस्याएं देखते हैं। अधिवक्ताओं की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और यह अधिवक्ताओं की ही समस्या जो एक बोला जाता है वो वास्तव में भारत के संविधान के जो 3 स्तंभ है इस लोकतंत्र के, उनमें से एक न्यायिक व्यवस्था है। यह उसकी समस्या है। स्वच्छ न्यायपालिका, स्वाभिमानी न्यायपालिका और न्यायालय में निर्भीक रूप से वादकारी के हितों की रक्षा करवाना और उनकी बातें रखना एक अधिवक्ता के लिए चुनौती है। और जो कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं कि धीरे धीरे अधिवक्ताओं को बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से जब अधिवक्ता वृद्ध होता है तो उसके भविष्य की जीवन के मान लीजिए केसेस कम हो गए या नहीं है तो उसके बुढ़ापे की क्या समस्याएं हैं उनके ऊपर। और उसके पहले जब अधिवक्ता सक्रिय रहता है तो उसकी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मतलब कि अगर कोई आवाज उठाता है तो शासन प्रशासन अपराधियों से उसकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से कि किसी अधिवक्ता के साथ कोई दुर्घटना होती है या असामयिक मृत्यु होती है तो उसके परिवार को उसके इलाज के लिए या उसके परिवार को आश्रितों को कुछ जो मिलना चाहिए समुचित राशि, ये सब विषय बड़े महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। सर, अगर बात करें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तो इस पे आप क्या कहेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बड़ी डिमांड है, जैसे कि पत्रकार सुरक्षित माने जाते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी है, न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान है। तो माना तो ये जाता है कि अधिवक्ता भी कोर्ट का अफसर माना जाता है, वह उसका हिस्सा माना जाता है, तो उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर देखिए, अधिवक्ता अपराधियों को सजा भी दिलाता है और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ भी मुकदमे करता है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर के लोग हों, राजनीतिक स्तर के हों या समाज के अपराधी वर्ग हों। तो उसके सामने उसकी स्वयं की सुरक्षा, उसके परिवार की सुरक्षा का प्रश्न है। इसलिए राजस्थान में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी बार काउंसिल ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मैं ही अध्यक्ष था, उसको ड्राफ्ट करने का। और वह हम लोगों ने ड्राफ्ट कर दिया, शासन को दे दिया है। वह विधायी विभाग में उसका एग्जामिन कर रहे हैं, उस पर विवेचना कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई हिचकिचाहट है उसको लागू करने में। और ये मैं समझता हूँ हम लोगों की जिम्मेदारी है, नैतिक भी है, और जो हम लोगों ने वादा किया है जनता के सामने वह भी जिम्मेदारी है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए लागू किया जाए। इधर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुए हैं जहां पुलिस द्वारा उत्पीड़न हुआ, अपराधियों द्वारा उत्पीड़न हुआ, कई हत्याएं हुई हैं अधिवक्ताओं की, न्यायालय से जाने से रोका गया।
इसका आदि विषय है जो चिंता की बात है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता की बात है। अच्छा सर, अगर बात करें नए अधिवक्ता, जो नए अधिवक्ता आते हैं, उनको बार काउंसिल से क्या अपेक्षाएं रहती हैं? देखिए, बार काउंसिल का गठन अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत होता है, जो एक पार्लियामेंट का एक्ट है। उसका उद्देश्य है कि जो न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता की भूमिका है न्याय दिलाना और वादकारी के पक्ष को रखना, उसको लाइसेंस दिया जाता है बार काउंसिल द्वारा, और अगर कोई कदाचरण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। इसके अलावा बार काउंसिल का दायित्व है कि वह उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए, उनके वेलफेयर की बात सोचे, और कानून में भी समय समय पर अगर कोई संशोधन या सुझाव देने हैं तो यह बार काउंसिल का कर्तव्य है। यह एडवोकेट्स एक्ट में प्राविधानित है। जहां तक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की बात है, यहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होती है अधिवक्ताओं के खिलाफ, और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने का भी काम होता है। लेकिन अभी बहुत आगे काम करने की आवश्यकता इसलिए है कि अब एक बहुत बड़ी संख्या अधिवक्ताओं की हो गई है। यह जो बड़ी संख्या, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। अच्छा सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अधिवक्ता होते हैं वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करने लग जाते हैं, तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ तो जो भी जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक आम नागरिक हो, सबके लिए कानून बना है, उसमें उनको सजा होती है। और ऐसा विषय अगर बार काउंसिल के संज्ञान में आते हैं तो यहाँ प्रॉपर सेक्शन 35 एडवोकेट्स एक्ट का है, जिसके अंतर्गत अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रोसीडिंग ड्रॉ होती है, ट्रायल होता है, साक्ष्यों का संकलन किया जाता है, और उसके आधार पर, गुण दोष के आधार पर सुनवाई करके निर्णय लिया जाता है। अगर पाए जाते हैं दोषी तो उनका लाइसेंस रद्द भी होता है। अच्छा सर, अगर बात करें जो ये बार काउंसिल का जो चुनाव होता है वो पूरे उत्तर प्रदेश में होता है जी। ऐसे में अमरेंद्र नाथ सिंह अपने आप के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हर चुनाव चुनौती है जी। और हमारी परीक्षा होती है, हमारे आचरण की परीक्षा होती है, हमारे व्यवहार की परीक्षा होती है। हमने किसके साथ क्या गलत किया, क्या नहीं किया, हमने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब विषय आम अधिवक्ता सोचता है, और सोचना भी चाहिए उसे मतदान के पहले। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि जो बार काउंसिल का चुनाव होता है उसमें परिवारवाद बहुत देखने को मिलता है। मोनोपोली कह लें कि बार बार वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते आते हैं, तो इसका क्या कारण आप मानते हैं, या किस लिए ऐसी चीजें हो रही हैं? देखिए, चुनाव एक ऐसा विषय है जिसमें जनता या आम अधिवक्ता, जिस वर्ग का भी चुनाव है उसको निर्णय लेना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पारिवारिक परिवारवाद महत्व रखता हो, क्योंकि हर 5 साल पे हमारी परीक्षा होती है, और अगर परीक्षा होती है तो जो लोग समझते हैं कि गलत आदमी है तो उसको नहीं चुनेंगे। अभी आप वर्तमान जो कार्यकारिणी है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? अब देखिए, ये सामूहिक दायित्व का विषय है। हम असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी भी है तो मैं भी उसके लिए दोषी हूँ। तो मैं असंतुष्ट अपने नेतृत्व से हूँ भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई असंतुष्टि है या गलत हुआ है तो मेरा भी दायित्व है उसमें कुछ, क्योंकि हम लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बार काउंसिल एक संगठन लोकतांत्रिक रूप से काम करती है। तो असंतुष्ट तो मैं हूँ, लेकिन जहाँ हूँ वहाँ अपनी आवाज उठाऊंगा या उठाता रहता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि अमरेंद्र नाथ सिंह जी के 3 मुद्दे जिन पे वो चुनाव लड़ेंगे, जो सबसे टॉप पे होंगे, तो उसमें आपके कौन से 3 मुद्दे होंगे? आप जो मुद्दे बता रहे थे। 2020 में मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का अध्यक्ष चुना गया। चूंकि मैं बार काउंसिल का भी मेंबर था उस समय, हूँ अभी भी, तो हम लोगों के मन में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत सी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और अधिवक्ताओं की मांग भी थी। तो 16 दिसंबर सन 2020 को हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट बार सेशन और बार काउंसिल, हम लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को
प्रयागराज में आमंत्रित किया और अधिवक्ता महासम्मेलन बुलाया उत्तर प्रदेश का। हम लोगों ने अपनी मांग रखी उनके सामने और उन्होंने लगभग सभी मांगे हमारी मानी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा हम लोगों को उपलब्धि हुई, लेकिन यह जरूर मुझे संतोष है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे अधिवक्ताओं के सम्मान को रखा, हमारी मांग को माना और जो आयु सीमा थी 60 साल की उस मृत्यु दावे की, वह बढ़ा करके 70 साल कर दी। तो अब 70 साल की आयु तक अगर किसी अधिवक्ता साथी का निधन होता है तो उसके आश्रितों को 5 लाख मिलता है। पहले यह आयु सीमा 60 साल थी। अब बार काउंसिल ने जो 2007 की हमने योजना आपको बताई, उसमें अब 3 लाख रुपए मिलने लगे हैं और आयु की सीमा समाप्त हो गई है। तो एक ये है, और इस योजना में हम कोई अलग से पैसा नहीं लेते हैं। बार काउंसिल के अपने ही फंड से हम उसे संचालित करते हैं। लेकिन एक चुनौती आई है वर्तमान में, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि आप अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे। जो पुराना नियम था सन 61 का, उसी के अनुसार 750 रुपए में आप एनरोलमेंट करेंगे। आज लाखों रुपए एक बच्चा लॉ की पढ़ाई में देता है, लेकिन 750 रुपए में जो एनरोलमेंट हो रहा है वह एक बड़ी भारी बार काउंसिल के फंड को चलाने में, अधिवक्ताओं की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं चलाने में, यह एक बाधा उत्पन्न कर रही है। हम लोग प्रयासरत हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी तरफ से आवेदन हुआ है बार काउंसिल की तरफ से कि यह जो फीस का प्रतिबंध है इसको समाप्त किया जाए, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा जाए, जिससे कि हम अपने अधिवक्ताओं को मेडिकल एड, डेथ क्लेम या जो भी योजनाएं हैं वो दे सकें। एक तो ये चुनौती है। दूसरा ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों की एक मांग मानी थी चैम्बर की और लाइब्रेरी फंड की, उन्होंने उसे स्वीकार किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में विश्व स्तरीय भव्य बिल्डिंग बनी है, लगभग 800-850 करोड़ रुपए की। अभी उसका उद्घाटन हुआ है, मैं अध्यक्ष था, उसी समय शिलान्यास हुआ था और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी ने शिलान्यास किया था। वो बड़ा गौरवमयी पल था मेरे लिए और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए। यह योजना अब हर जिले में भी है और वहाँ भूमि चिन्हित हो रही है और जहाँ भी उपलब्धता है वहाँ चैम्बर बनाए जाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। सबसे तीसरा है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। चौथा है जो नौजवान अधिवक्ता है उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए, जिससे कि वो लाइब्रेरी फंड आदि स्थापित कर सके, अपनी निजी लाइब्रेरी वगैरह। यह भी योजना शुरू हो गई थी 18 से, दिया जा रहा था 5000 प्रति वर्ष, लेकिन फंड की बाधा की वजह से उसमें थोड़ा भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वह भी हम चाहेंगे कि नौजवान अधिवक्ताओं को यह अनवरत दिया जाए। 3 साल तक ये था और यह योजना हम लोग कोशिश करेंगे। अब चूंकि इलेक्शन प्रोसेस है तो अभी तुरंत तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो इसको जोर शोर से आगे बढ़ाऊंगा और नहीं भी तो जो हमारे साथी आएंगे वो आगे बढ़ाएंगे। सर, बार काउंसिल का जो चुनाव है वो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव कराइए 31 दिसंबर के पूर्व। जी। वैसे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा है कि चुनाव होना चाहिए, डिले हो रहा है। जी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में 1 साल का डिले इसलिए हुआ है क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस इतना लंबा है। यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये 4 जगह से डिग्रियों का वेरिफिकेशन होना है, जिसमें ये एजेंसियां सहयोग नहीं कर रही थी और अभी लगभग 75% ही वेरिफिकेशन हो सका है। मेरा मानना है कि जो अधिवक्ता नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं और उनकी डिग्री अदरवाइज गलत नहीं है और कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि गलत है, तो उनको भी मताधिकार का मिलना चाहिए। लेकिन ये जो जनवरी तक की बाउंडेशन लग गई है कि आप उसके पूर्व ही करा लीजिए, तो मैं समझता हूँ बहुत से वैलिड मतदाता वंचित होंगे, जो हमारे लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात उठाई जानी चाहिए कि मार्च या अप्रैल तक का समय दें, जिससे कि सभी का वेरिफिकेशन प्रॉपर हो सके
जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं वो भी मतदाता सूची में अगर इनरोल हो गए हैं तो वो भी इंक्लूड किए जाए, उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो यह एक चिंता की बात है कि जो समय सीमा है वह कुछ बढ़नी चाहिए। अच्छा सर, अगर बात करूँ मैं विधि शिक्षा पर, तो इसको जो है वो बार काउंसिल कंट्रोल कर रही है जी। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बार काउंसिल उत्तर प्रदेश या राज्यों की बार काउंसिल का कोई भूमिका नहीं होती है। जी। पहले भूमिका थी इंस्पेक्शन की। जी। हम लोग इंस्पेक्शन करते थे लॉ कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का। जो कमियां होती थी उसको हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सूचित करते थे, उस पर एक्शन होता था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वह हम लोगों के जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। तो विधि शिक्षा को कंट्रोल बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। राज्य की सरकार विधि विषय को संचालित करने के महाविद्यालय में अनुमति देती है। तो दो लोगों का इसमें भूमिका है, एक तो राज्य सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। मेरा मानना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधि शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन करने में फेल किया है, और जिस तरह से लॉ कॉलेजेस खोले गए हैं वहां पे गुणवत्ता विहीन है, जो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है न्यायपालिका के लिए। भीड़ बढ़ रही है, अवांछनीय तत्व भी इसमें प्रवेश कर रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। और विधि शिक्षा का स्तर अगर गिरेगा तो इस देश के लोकतंत्र भी प्रभावित होगा, न्यायिक व्यवस्था भी प्रभावित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने लिखा पढ़ी भी किया है कि वह इसमें कड़े कदम और नियम बनावे कि जो लॉ कोर्स के विधि मान्यता वो देती है, वो भी उनकी भी भूमिका है लॉ कॉलेज खोले जाने में, वह उस पर थोड़ा अंकुश लगाएं। लेकिन हम समझते हैं कि यह एक सामूहिक बहुत बड़ा डिबेट है, इसको एक मत होकर के इस विषय को आगे बढ़ाने की जरूरत है और जोरदार ढंग से हम लोग बढ़ाएंगे आगे। आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? अधिवक्ताओं से अपील है कि बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है चुनाव में, बिल्कुल, और उसमें प्रत्याशी की भी परीक्षा होती है और निर्वाचित करने वाले मतदाता की भी परीक्षा होती है कि वह अपना हित देखे और ऐसे अच्छे व्यक्ति को निर्वाचित करे कि जो उसकी बात को सुने, सहजता से सुने, और न्यायालय हो चाहे सरकार हो उसके सामने गंभीरता से विषय को उठा सके। यह मैं चाहूंगा कि खास तौर से नौजवान अधिवक्ता इस पे विचार करेंगे और विवेकपूर्ण ढंग से एक गंभीर निर्णय लेंगे। हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह जी थे, उनसे हमने बातचीत की बार काउंसिल चुनाव पर। उन्होंने हमसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, चुनाव सुचारू ढंग से होगा, और ऐसी बहुत सारी चीजों पर उन्होंने हमसे बातचीत की। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल BM30 न्यूज फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।